बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एहसन इकबाल साहब का एक स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। रमज़ान मुबारक है और रमज़ान के पहले दिन में ऐसा स्टेटमेंट दिया जाना एक ऐसे शख्स की जानिब से जो पिछली कई दहाइयों से सियासत में है। उनकी फैमिली भी सियासत में थी, उनके बुज़ुर्ग भी सियासत में थे, वो ख़ुद भी सियासत में है और इतने अरसे में तो बंदे का पेट भर जाता है और फिर बंदा कोशिश करता है कि बिला वजह वो झूठ ना बोले। लेकिन इमरान खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मकबूलियत ने इनको ज़हनी तौर पे मफलूज कर दिया है और इतना ज़बरदस्त सियासी करियर होने के बावजूद ये लोग झूठ बोलने पर मजबूर हो जाते हैं, वो भी रमज़ानुल मुबारक में। अब रमज़ान का महीना है, शुरू के रोज़ों में तो कोई भी झूठ नहीं बोलता, सब कोशिश करते हैं कि सच बोलें, इबादत करें, अपने रब को राज़ी करें। लेकिन यहाँ पे एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट मुझे बहुत अजीब लगा। यानी मनसूबाबंदी के वज़ीर हैं, वो ये कहते हैं कि उन्होंने दावा किया अपने बयान में कि आज का पाकिस्तान उस वक्त से कहीं ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत है जब इमरान खान ने अप्रैल 2022 में इक़्तिदार छोड़ा था। उस वक्त मुल्क उनकी हुकूमत की बदइंतज़ामी की वजह से माशी डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंच गया था। यानी उस वक्त ये कह रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था। फिर जो महंगाई की शरह है, इमरान खान के दौर में उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान के दौर में महंगाई जो 38% तक पहुँच गई थी, अब 4% से नीचे आ गई है। अच्छा, अब ये एहसन इकबाल साहब ने दावा किया, इसको यहीं पे रोक लें। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ और ये वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है। इसके अलावा अगर आप ये गूगल करेंगे ना कि 38% इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, ये तारीख में एक ही दफ़ा हुई है। ये आपका रिकॉर्ड टूटा था पाकिस्तान का। 38% की जो महंगाई हुई थी पाकिस्तान में, वो रिकॉर्ड टूट गया था। ये रिकॉर्ड कब टूटा था ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। गूगल करने का दौर है ना, यहाँ आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप गूगल करके देख लें। तो ये हुआ था मई जून 2023 में। इमरान खान की हुकूमत कब गिरी थी? अप्रैल 2022 के शुरू में इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई थी। मार्च में इमरान खान साहब के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन अपने उरूज पे था। जनरल बाजवा जो है वो इसको लीड कर रहे थे और अगले महीने अप्रैल में इमरान खान साहब की हुकूमत अप्रैल के आगाज़ में पहले 10 दिनों में गिरा दी गई। तो उस वक्त जो इन्फ्लेशन थी, अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर देखें तो सरकारी रिकॉर्ड ये कहता है कि उस वक्त 12% तक की महंगाई थी। यानी महंगाई बढ़ने की जो शरह थी वो 12% थी। लेकिन उसके बाद जब PDM की सरकार आई तो इन्होंने बहुत तेज़ी से महंगाई को बढ़ाया। हर चीज़ के अंदर महंगाई बढ़ी बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी और वो ऊपर एस्केलेट करता गया मामला। और एक वक्त ऐसा आया 2023 में जब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो पहुंच गई 38% तक और उसने पाकिस्तान के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये जनाब वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट भी है मेरे पास, इस हवाले से डॉन की रिपोर्ट भी है, ट्रिब्यून की रिपोर्ट भी है और बहुत सारे अखबारात की रिपोर्टें मौजूद हैं जो ये कहती हैं कि महंगाई किस दौर में बढ़ी थी। एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट फैक्चुअली रॉन्ग है। जो बयान उन्होंने दिया वो उन्होंने गलत बयान दिया, गलत बयानी से काम लिया। रमज़ानुल मुबारक में उन्हें इस बात का एहसास करना चाहिए था कि वो ऐसा ना करें। बहरहाल ये अभी भी महंगाई जो है वो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। मैं आपको फिर ये कह रहा हूं कि महंगाई जब कम होगी तो ये माइनस में चला जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आज कोई चीज़ 100 रुपये किलो बिक रही है तो जब वो 98 रुपये किलो होगी तो ये फिर नीचे जाएगा, ये फिर नीचे की तरफ जाएगा। 98, 95, 97 ये नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन यहां पे हो क्या रहा है कि बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है, जिसको ये कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। एक्चुअली महंगाई कम नहीं हो रही, महंगाई के बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है क्योंकि पहले बहुत तेजी से बढ़ी है ना, तो एक लेवल तक ही बढ़नी थी, तो उस लेवल पे जाके सबकी बस हो गई है, तो वहां पे जाके महंगाई की भी बस हो गई है। तो वो अब जो बढ़ रही है बहुत कम रफ्तार से बढ़ रही है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से जब महंगाई बढ़ी है तो उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर शहबाज शरीफ साहब थे, वज़ीर ख़ारजा जो थे वो बिलावल जरदारी थे, पीपल्स पार्टी PMLN फजलुर रहमान साहब, MQM, ANP, इन सारी जमातों की मिला करके सरकार बनी हुई थी जिसने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन महंगाई की है। और अब ये लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जिस आदमी की हुकूमत 2022 के शुरू में ख़त्म हो गई थी, 2023 वाले गुनाह आप उसके खाते में नहीं डाल सकते। वो जराइम आपके और आपके खाते में रहेंगे। अब इस वक्त सूरत हाल क्या है ज़रा ये देख लीजिए। ये एक आज की और ख़बर है, अफसोसनाक खबर है। ये दावा किया गया था हुकूमत की जानिब से कि सहरी और अफ्तारी में पाकिस्तानियों को बिला तातुल फराहम की जाएगी गैस।
यानी गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी, ख़वातीन घर में खाने पकाने चाहें तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के कई शहरों में रमज़ानुल मुबारक की पहली सहरी में ही गैस गायब हो गई। अब अफ्तारी का तो मुझे अभी तक आइडिया नहीं है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फिर अफ्तारी का टाइम है, पता नहीं पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, वो रिपोर्ट हो जाएगा रात गए तक। लेकिन रावलपिंडी हो या कराची हो या कई और शहर हों, बहुत सारी जगहों पर लोग होटलों की तरफ गए, वहाँ से जाके उन्होंने सहरी का सामान ख़रीदा, तंदूरों के ऊपर रश लग गया कि वहाँ से जाके वो रोटियाँ लेकर आए, क्योंकि घरों के अंदर गैस नहीं आ रही थी। कितनी बदकिस्मती है कि ये पहला दिन है रमज़ान का और पहले ही दिन हुकूमत के वादे टूट गए। हुकूमत ने जो दावा किया था कि रमज़ानुल मुबारक में गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी, तो पहली ही सहरी में गैस गायब हो गई बदकिस्मती से। नादरीन, एक इशू है जिसकी तरफ मैं बार बार निशानदेही करता रहा हूँ माजी में, लेकिन इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई पाकिस्तान में, और ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि हम तब तक नहीं जागते जब तक हालात हमारे हाथ से निकल ना जाए। ये इशू है जी गंदम का। मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली सबसे ज़्यादा गंदम पाकिस्तान में पंजाब में और सिंध में होती है। तो पंजाब में गंदम की बहुत बड़ी प्रोडक्शन होती है और यहाँ पे गंदम को ख़रीदा जाता है किसानों से। हुकूमत किसानों से गंदम ख़रीदती है और इस बात का ख्याल रखती है कि किसानों को सस्ती गंदम ना बेचनी पड़े। लेकिन मरीम नवाज़ ने यहाँ किसानों से बदला लिया इस बात का कि मैं कौन सा तुम्हारे वोटों से आई हूँ, तुम सब ने वोट डाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगी। तो हुआ ये कि किसानों को इस तरह सज़ा दी गई कि उनकी गंदम की एक कीमत मुकर्रर की गई, पहले तो वही बहुत कम की गई, लेकिन फिर उस कीमत के ऊपर गंदम खरीदी भी नहीं गई। गवर्नमेंट ने यह कहकर गंदम खरीदने से इनकार कर दिया कि इसमें करप्शन होती है, और आम जो आड़ती हैं उनके हाल पर छोड़ दिया किसानों को। तो किसानों की लुटमार हो गई बहुत ज़्यादा, किसान मायूस हो गया, कर्जे के नीचे चला गया। और उस वक्त मैंने आपको ये कहा था कि अगले साल जब गंदम की काश्तकारी होगी तो गंदम तखमीने से कम काश्त करेगा किसान। उसकी वजह यह है कि ना सिर्फ किसान मायूस हुआ बल्कि उसको किसी किस्म की सपोर्ट नहीं मिली, और किसान को गंदम जब उसकी नहीं बिकेगी मार्केट में तो वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा की गंदम लगाएगा भी नहीं। और यही हुआ। इस वक्त जो आदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये siyaasat.pk के ऊपर एक खबर लगी हुई है, गंदम की पैदावार 11% यानी 11% कम हो सकती है इस मरतबा, क्योंकि काश्तकारी कम हुई है, और 28 मिलियन मैट्रिक टन से नीचे आने का खदशा है। पाकिस्तान को $1 अरब की गंदम बाहर से मंगवाना पड़ेगी। वजारत ख़जाना ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। ये जनाब वजारत ख़जाना ने इस बात का इंदिया दे दिया है कि क्योंकि गंदम का किसान पिस गया था, उसने ज़्यादा गंदम नहीं लगाई, तो पाकिस्तान अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी गंदम इकट्ठी नहीं कर पा रहा। अब पाकिस्तान को गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी बैरून मुल्क से। ये गंदम कहाँ से आती है? ये ज़्यादातर आती है आपके पास रशिया से या यूक्रेन से, इस तरफ से आती है। यहाँ पे गंदम की पैदावार बहुत ज़्यादा है, हालांकि वहाँ पे जंग लगी हुई है। लेकिन अब $1 अरब की गंदम कम से कम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। अब $1 अरब के लिए 500 मिलियन डॉलर के लिए पाकिस्तान दुनिया के सामने हाथ फैलाता है। पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल तो आपको पहले ही पता है। ऐसी सूरत हाल में जब दोबारा से $1 अरब की गंदम आपको इंपोर्ट करनी पड़ जाए तो इससे पाकिस्तानी किसानों को तो नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान अपना पैसा किसी और मुल्क में मुंतकिल भी करेगा तो ये पाकिस्तान का ज़र मुबादला है ना, इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो पाकिस्तान मैनेज नहीं कर पाया, या पाकिस्तान की हुकूमत की जो पॉलिसी थी वो ठीक नहीं थी। अगर ये पॉलिसी दुरुस्त होती तो ऐसी सूरत हाल का कभी भी सामना ना करना पड़ता। हमने जोर किस चीज़ पर दिया हुआ है? जोर दिया हुआ है जनाब, हमने वजारतें बढ़ानी हैं। अभी जब वजारतें बढ़ी हैं तो तादाद 50 से ऊपर चली गई है। पाकिस्तान ने 50 मुकम्मल कर लिए, हालांकि बड़े बड़े मुल्कों में इतने वजीर नहीं हैं। यहाँ एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट बनाई है, मैंने देखी सोशल मीडिया पे, आमिर सईद अब्बासी साहब ने इसको पोस्ट किया। अच्छा, ये रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में 26, बरतानिया में 31 और भारत में 30 और जापान में 24। तो दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं वहाँ पे वुज़रा की तादाद पाकिस्तान की निस्बत बहुत कम है। आप न्यूजीलैंड चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, यूरोपीय यूनियन के ममालिक में जाकर देख लें, दुनिया के बेहतरीन ममालिक हैं, वहाँ पे भी इतने ज़्यादा वज़ीर नहीं हैं जितने पाकिस्तान ने रख लिए हैं। तो पाकिस्तान क्या इतनी तरक्की कर रहा है कि इतने पाकिस्तान के शोबे आगे जा रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वज़ीरों की और वजारतों की ज़रूरत है? हमें तो ये चीज़ें कम करनी चाहिए। अब जब इन वज़ीरों के प्रोटोकॉल गुजरेंगे सड़कों से तो लोग माइंड नहीं करेंगे, लोग बुरा नहीं मनाएंगे कि खाने के लिए आप हमें रोटी नहीं देते। बेड़ा गर्क आपने पाकिस्तान का कर दिया। इमरान खान के दौर से आज आप मवाजना कर लेना। एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट आप एक तरफ रख दें,
आप इमरान खान साहब के दौर का मुवाजना कर लें, कोई एक चीज़ आप मुझे बताएं। बिजली क्या इमरान खान के दौर से सस्ती है आज? नहीं, 4 गुना महंगी है। गैस क्या इमरान खान के दौर से सस्ती है आज? नहीं, 1000% से ज़्यादा महंगी है। गैस तो बहुत महंगी कर दी इन्होंने। डॉलर क्या कम कीमत में आ गया? नहीं, 100 रुपये कीमत डॉलर की भी बढ़ गई है। क्या पेट्रोल कम कीमत हो गया? नहीं, पेट्रोल की कीमत भी 100 रुपये लीटर से ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दी है, 125 रुपये के करीब। तो कोई भी चीज़ हो, चाहे चावल है, आटा है, दालें हैं, घी है, चीनी है, कुछ भी है जो खाने पीने की चीज़ें हैं, सब्जियां दालें आप कर लें। अभी तो बल्कि जो फलों का रेट आया है मार्केट में, हैरान हो गए। यानी पहले ही रमज़ान अल मुबारक में महंगाई का एक तूफान आ गया है और उसी दिन पे पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर एक ऐसा स्टेटमेंट दें जो लोगों के ज़ख्मों को कुरेदे, ये बड़ी तकलीफ दे बात है। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना दबाव लगातार बढ़ा रही है। मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि शर्जील इनाम मेमन हो या नासिर हुसैन शाह साहब हों, ये लोग इस बात के ऊपर ज़ोर दे रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास असली फार्म 45 है और बिलावल का हक है कि वो वज़ीर आज़म बने। अब इसी तरह सैयद नवीद कमर साहब ने भी एक वार्निंग दी थी कि जो बजट आ रहा है उस हवाले से हम जो है वो वोट देना है या नहीं देना, हमें इसके ऊपर फैसला करना पड़ेगा। तो धमकी आमेज एक उनका रवैया था। अब नबील कबूल साहब ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया है। नबील कबूल साहब कहते हैं कि हमने नून लीग को 17 नुकात दिए, अगर वो हमारे नुकात पर अमल नहीं करते तो हो सकता है कि हम उनकी सपोर्ट करना छोड़ दें। हम उनके लिए क्यों गालियां खाएं, ये अपने लोगों के साथ भी वादा खिलाफी करते हैं, नबील कबूल ने कहा। एक खबर इसमें और है कि बिलावल ने भी अभी शहबाज शरीफ से एक मुलाकात करनी है, क्योंकि वो जो मुतालबात कर रहे हैं उनका ये मानना है कि पीपल्स पार्टी की बात नहीं मानी जा रही। लेकिन जो असल बात है वो मैंने आपको कल बता दी है कि बिलावल को इसी दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना है। जरदारी साहब को इस बात की बहुत जल्दी है और वो अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे को एक मरतबा वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि एक मरतबा बिलावल को पहली मरतबा अगर मैंने वज़ीर आज़म बना लिया तो फिर ये रास्ता खुल जाएगा, वो फ्यूचर में भी वज़ीर आज़म बन सकता है और मेरे बच्चों की पॉलिटिक्स जो है वो खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर बिलावल वज़ीर आज़म ना बना आसिफ अली जरदारी साहब के होते हुए, तो जरदारी साहब को इस बात का ख़तरा है कि बिलावल की जो सियासी फहम है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो बाद में इतनी बड़ी पार्टी को भी कंट्रोल कर पाए और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बन पाए और सारी चीज़ों को मैनेज कर पाए। अब एक स्टेटमेंट जो है वो रज़ा रब्बानी साहब का भी आया है। रज़ा रब्बानी साहब का स्टेटमेंट अगर आप देखें तो आपको हैरत होनी चाहिए वैसे, कि मंजूरी के तकरीबन 1 महीने के बाद, यानी ये बिल मंजूर हुआ था पीका का काला कानून, इसके 1 महीने के बाद रज़ा रब्बानी ने पीका को काला कानून करार दे दिया। यानी अगर रज़ा रब्बानी की नज़र में ये काला कानून है तो इसके ऊपर दस्तखत तो सदर पाकिस्तान ने किए हैं और सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बगैर तो ये कानून बन ही नहीं सकता था। जिस कानून को रज़ा रब्बानी काला कानून समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं जरदारी साहब, वो उसको काला कानून नहीं समझते। फिर इसके हक में जो वोट दिया कौमी असम्बली में वो सारी की सारी पीपल्स पार्टी ने दिया। अगर पीपल्स पार्टी इस काले कानून के हक में वोट ना देती तो ये कानून बनता ही ना। तो यहाँ रज़ा रब्बानी साहब कुछ और कह रहे हैं जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कुछ और है। एक्चुअली ये मौजूदा हुकूमत पे और इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डालना चाहते हैं और दबाव डालकर उन्हें बावर करवाना चाहते हैं कि अपना वादा याद रखो, बिलावल को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाना है, जो मार्केट में खबर गर्दिश कर रही है। और ये बहुत सारे लोग इस खबर के दावेदार हैं। उनका ये कहना है कि ये चीज़ इनकी तय पा गई है, इसके बारे में बात नहीं करते। सिर्फ एक और नाज़रीन स्टेटमेंट है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट दिया है अता तारड़ साहब ने। और अता तारड़ साहब की एक तो ड्यूटी बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल जॉब है कि हर उस चीज़ को डिफेंड करना पड़ता है जैसे पाकिस्तान में क्या दुनिया में कोई डिफेंड नहीं कर सकता। अब वो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी पर तनकीद करने वालों को इतना कहना चाहता हूँ कि इनके ऊपर तनकीद ना करें। इन्होंने कुछ ऑस्ट्रेलिया को और इंग्लैंड को पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ में भी शिकस्त दी थी। तो ये जो इतनी बदतरीन किस्म की शिकस्तें पाकिस्तान को हो गई हैं, बांग्लादेश से पाकिस्तान नहीं जीत पा रहा, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की दुर्गत बन गई। जहाँ पे कभी हमारा दुनिया के साथ मुकाबला होता है या स्पेशली हमारा इंडिया के साथ मुकाबला होता है, वहाँ पे हम जीत ही नहीं पाते, हाथ पांव फूल जाते हैं हमारे प्लेयर्स के। और कोई छोटा मोटा मैच अगर हम जीत जाए तो इसके ऊपर आप रोला नहीं डाल सकते। टीम ने चैंपियन ट्रॉफी में बड़े टूर्नामेंट का प्रेशर लिया है, परफॉर्म नहीं कर सके, हार जीत खेल का हिस्सा है, इंशाल्लाह बेहतर दिन आएंगे। मैच हार गए, हिम्मत मत हारो। अब मेरे ख्याल में तो तारड़ साहब को जो है वो
डिफेंड करना चाहिए कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो तामीर हुई है नाकस, और उसके बाद बारिश में जिस तरह वो बह गई उसकी छतें, जिस तरीके से वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, और जिस तरह वो मीडिया पे तो रिपोर्ट नहीं हुआ लेकिन सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हुआ, तो उसके बारे में अता तारड़ साहब क्या कहते हैं। मोहसिन नकवी साहब के बारे में सब जानते हैं कि उनके पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की टॉप लीडरशिप के साथ बड़े शानदार ताल्लुकात हैं। उन्हीं ताल्लुकात की बुनियाद पे उन्हें सेनेटर भी बनाया गया, उन्हें वज़ीर आला पंजाब निगरान बनाया गया 1 साल के लिए, उन्हें जो है बाद में वज़ीर दाखिला भी बनाया गया, उन्हें चेयरमैन PCB भी बनाया गया। मोहसिन नकवी इस मुल्क में जो चाहते हैं वो करते हैं, जिस तरह चाहते हैं चीज़ें कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनके पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की टॉप क़यादत के साथ बड़े शानदार ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। अब यही मजबूरी है, सारे उनसे डरते हैं और अता तारड़ भी मजबूर हैं उन्हें डिफेंड करने पे। ये वो अता तारड़ हैं जो नवाज शरीफ को सही तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते, लेकिन आप शूमिए किस्मत देखें कि उन्हें डिफेंड करना पड़ रहा है मोहसिन नकवी जैसे एक मुश्किल प्रोजेक्ट को। सलमान अकरम राजा साहब का एक स्टेटमेंट है नादरीन, और इस स्टेटमेंट में एक चीज़ उन्होंने बहुत क्लियरली कही है। यानी यहाँ पे उनसे एक सवाल पूछा था एक सहाफ़ी शहजाद इकबाल साहब ने कि आपको इंसाफ अदलिया से मिलना है या सड़कों से। देखें, अगर पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क है तो फिर तो ये सवाल बिल्कुल जायज़ है कि जनाब सड़कों पे तो आपको इंसाफ नहीं मिलना ना, इंसाफ तो आपको अदालतों से मिलना है, तो आप अदालतों में क्यों नहीं जाते। ये बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। लेकिन जब जवाब उनका आया तो उसके अंदर जो है वो उन्होंने सारा कुछ ही बता दिया। वो ये कहते हैं आपने कभी अदालतों का हाल देखा है? खुदा का नाम लें, पहले हम ट्रायल कोर्ट को रोते थे, अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मगलूब कर दिया गया है, कब्जा हो गया है सुप्रीम कोर्ट पे भी और हाई कोर्ट पे भी। आप अदालतों को खुदा के लिए भूल जाएं, हमारा इन पर अब कोई तकिया और तवक्को नहीं है। ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, क्योंकि अदलिया से तो अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। मेरे ख्याल में ये पूरी सर्जरी होनी है, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन होना है। वो पाकिस्तान की आवाम कब करती है, या पाकिस्तान के इदारे वो अवामी ऑपरेशन होने से पहले समझ जाते हैं कि ठीक है पाकिस्तान में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दिया जाए, ताकि उसके नतीजे में जो हुकूमत बने वो पाकिस्तान के आइन को बहाल करे, पाकिस्तान की अदलिया को वापस उसकी इज्जत के साथ उसकी स्पेस वापस दे, और पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनको वापस दुरुस्त करे, इंसानी हकूक़ के मामला ठीक हों, पाकिस्तान की मईशत ठीक हो, बाकी चीज़ें ठीक हों। तो ये तो एक नए इलेक्शन के साथ हो सकता है, या तो कोई इनकलाबी तहरीक चले तो या फिर एक पाकिस्तान में नया इलेक्शन हो। इसके अलावा और ऐसा कोई रास्ता बाकी नहीं है। शाहीन सहबाई साहब हैं जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक मशवरा दिया पाकिस्तान के तमाम मीडिया को। मैं भी 1-2 दिन पहले से ये बात कर रहा था, लेकिन उन्होंने आगे इसका हल भी बताया कि जिस तरह एक एक करके मीडिया वालों को नौकरी से निकाला जा रहा है या उनकी नौकरियां खतरे में हैं, तो उन्होंने कहा मैंने अपने सहाफ़ी भाइयों और बहनों के नाम एक अपील ट्विटर पर की है और उन दोस्तों से अर्ज़ किया है कि आप सब अपना एक ग्रुप बनाएं और एक दिन सब मिलकर अपने प्रोग्राम बंद कर दें जब तक कि हुकूमती सख्तियां ख़त्म ना हो जाएं। वो 2-3 माह अपने शोज़ सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, यूट्यूब और ट्विटर पर करें, आपस में ही गेस्ट बने एक दूसरे के और खुलकर बात करें। इनके चैनल्स और सारी दुनिया की सहाफ़त में ये एक ऐसा ज़बरदस्त और तारीख़ी एक्शन होगा जिसकी मिसाल नहीं होगी। वैसे हामिद मीर साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके साथ अगर कोई 10-12 और सहाफ़ी मिलें और मिलकर वो ये बात तय कर लें कि ठीक है हम अपने प्रोग्राम बंद कर रहे हैं और अब हम सारे मिलकर बैठ जाया करेंगे रोज़ाना शाम को, और इस्लामाबाद प्रेस क्लब में चले जाया करें, लाहौर प्रेस क्लब में चले जाया करें और वहाँ बैठकर सोशल मीडिया पे अपने अपने प्रोग्राम्स करें, तो मेरे ख्याल में ये मामला 3 महीने अगर कह रहे हैं शाहीन सहबाई साहब, तो 3 महीने नहीं, ये बहुत जल्दी मामला हल हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रेशर इससे जनरेट होगा। एक नादरीन स्टेटमेंट दिया है फैसल चौधरी साहब ने नवाज शरीफ साहब के बारे में। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मंदिर का वो घंटा बन गए हैं जो आता है बजाकर चला जाता है। यानी फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की गैरत तो 8 फरवरी 2024 को उस वक्त मर गई थी जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह को तस्लीम नहीं किया। अगर इस दिन वो PTI की फतह को तस्लीम कर देते तो उनकी कुछ इज्जत बाकी रह जाती। नवाज शरीफ अवाम और स्टेब्लिशमेंट में डिसक्रेडिट हो चुके हैं और अब उन्हें उनकी बेटी और भाई ने डंप कर दिया है। देखिए स्टेब्लिशमेंट की नज़र में क्यों कह रहे हैं फैसल साहब, ये बात आप जहन में रखें कि नवाज शरीफ साहब ने हमेशा स्टेब्लिशमेंट को ये बावर करवाया कि वो उसूली सियासत करते हैं। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब यास्मीन राशिद के मुकाबले में सीट लेने की ज़िद ना करते तो एस्टेब्लिशमेंट में मियाँ नवाज शरीफ साहब की इज्जत रह जाती। यानी एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में कम से कम ये बात कहीं ना कहीं कोने में होती कि नवाज शरीफ एक गैरत वाला आदमी है,
नवाज शरीफ ने हारी हुई सीट के ऊपर जीतना पसंद नहीं किया और वो अपने उसूलों के ऊपर खड़ा रहा। लेकिन एक सीट के लिए नवाज शरीफ साहब ने जैसे एक कैंसर की पेशेंट को जेल के अंदर वो बंद रख के उन्हें तकलीफ दे के जैसे उनकी सीट चुराई है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मैंडेट तो चोरी किया उनकी पार्टी ने, जैसे मियाँ साहब ने अपनी ज़ाती सीट चोरी की है, उससे एस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में भी मियाँ नवाज शरीफ साहब की वक़्त, अहमियत और इज़्ज़त ख़त्म हो गई है। वो डिस्क्रेडिट हो गए। एस्टेब्लिशमेंट को इस बात की समझ आ गई है कि नवाज शरीफ साहब असूली सियासतदान नहीं है। उन्होंने वही किया जो नॉर्मल किस्म के सियासतदान ऐसे मौक़ों पर करते हैं। नाज़रीन, यूक्रेनी सदर जब डोनाल्ड ट्रंप को मिलने गए थे तो मैं एक दो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ कि वो उनके लिए एक तोहफ़ा भी लेकर गए थे। ये तोहफ़ा क्या था, वो क्यों लेकर गए, इसके बारे में मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा। और नेटो के सरबराह ने भी एक मशवरा दिया है यूक्रेन के सदर को, जिस पे वो कह रहे हैं जी उन्हें अमल दरामद करना चाहिए। कुछ और चीज़ें भी है आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।